नमस्कार, मैं अखड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और शुरुआत तो भारतीय बाजारों की फ्लैट थी। एक ठीक ठाक रेंज के अंदर कामकाज भी हो रहा था, लेकिन लास्ट आवर में सेल ऑफ थोड़ा इंटेंस हुआ। सेल ऑफ आपको शायद फ्रंट लाइन इंडेक्स में ना भी दिखाई पड़े, निफ्टी बैंक के अंदर, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ सेल ऑफ था वो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ज़्यादा था। ये आपको एडवांस क्लाइंट से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि 650 600 शेयर जो है वो अभी तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और करीब करीब 1500 1800 शेयर जो है वो वहाँ पर बिकवाली के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो मेजरली जो बिकवाली थी मार्केट्स के अंदर वो आपको दिखाई पड़ेगी स्पेशली कैश मार्केट के शेयरों में, और वहाँ पे ज़्यादा सेल ऑफ था। तो कैश मार्केट शेयरों का दबाव आज ओवरऑल जो एडवांस डिक्लाइन उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा था। मेजर प्रेशर कहाँ था? प्रेशर था जितने भी वो हाई होप रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं जहाँ टर्न अराउंड स्टोरी की बस हमेशा रहती है। मिसाल तौर पे पूरा एडीएजी ग्रुप या फिर रतन इंडिया पावर या फिर एचसीसी, वोडाफोन आइडिया, सुबेक्स, सुब्रॉस, इस टाइप के, सुबेक्स माफी, सुब्रॉस नहीं, इस टाइप के जितने भी नाम थे उन सब में आज प्रॉफिट टेकिंग थी। जहाँ पर रिसेंटली बहुत अनाप शनाप चले हुए थे जो, वहाँ पे बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। आज खरीदारी थी एलआईसी में, स्टार परफॉर्मर के तौर पे एलआईसी आया आज सामने, अच्छी तेज़ी वहाँ देखने को मिली और तेज़ी में मार्केट मेजरली एलआईसी अपने नई मार्केट कैप के साथ शायद इंडिया की लार्जेस्ट पीएसयू बनता हुआ दिखाई पड़े। हालांकि अभी वो अपनी एसबीआई से दूसरे पायदान पर है, लेकिन हमने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ज़रूर एलआईसी निकला, 4 साढ़े 4% की तेज़ी देखने को मिली वहाँ पर। इसके अलावा आज एचडीएफसी सपोर्टिव था, थोड़ी बहुत बाइंग वहाँ थी, कैश मार्केट सेलेक्टिव शेयरों में खरीदारी थी, लेकिन ओवरऑल आईटी में प्रेशर था, फार्मा में प्रेशर था। आज ओएमसीज पूरा चला हुए थे, तो बीपीसीएल, एसपीसीएल, आईओसी तीनों के तीनों खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे थे। लेकिन बाकी जो मार्केट्स थे उनमें ब्रॉडर साइड पे कुछ सेल ऑफ देखने को मिल रहा था और तेज़ बिकवाली के बीच ही आज इंडिसेस क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। सो सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी, लेकिन वैसे अदरवाइज आज इंट्राडे हाइस से मार्केट में ज़्यादा सेल ऑफ रहा और फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर फ्रंट लाइन इंडेक्स को आता हुआ देखेंगे। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स अवेटेड हैं, तो वो चीज़ अभी बाजार देखेगा। लेकिन सो फार आज इंडेक्स में बीपीसीएल, टाटा स्टील, टाइटन, टीसीएस जैसे कुछ नाम, आईटीसी जैसे कुछ नाम चलते हुए दिखाई पड़े। वो लास्ट में जीक्यूजी के इन्वेस्टमेंट की खबरें आईटीसी में इसलिए चला। मिड कैप में गिरने वाला एंजल वन टूटा कायदे से। इसके अलावा गेनर्स में आईटीआई, पीएनबी हाउसिंग, एस्ट्रेडियम, न्यूज़ फ्लोज के बीच में यहाँ पे खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी जो कि आज मेरे पास अब तक आए हैं फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए। शुरुआत करता हूं पहले कुछ फेसबुक के सवालों को लेकर। कहाँ गया जी? सबसे पहला सवाल, सर आई नो मार्केट एट ऑल टाइम है बट स्टिल आई एम गोइंग टू आस्क कि अभी कहीं बाइंग कर सकते हैं या वेट करें? और उससे डिपेंड आप क्या टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वन टू कहाँ आपको डिस्ट्रेस दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर, मतलब आपके पास एपेटाइट कितना उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आज ही पूरा पूरा पैसा डाल देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों की एसआईपी चल रही है जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एसआईपी यहाँ कटे या ऑल टाइम हाई पे कटे या ऑल टाइम लो पे कटे, वो अपने एसआईपी चलते रहने देते हैं। सो अगर कहीं आप डिस्ट्रेस देख रहे हो किसी सेक्टर में, आपको लग रहा है कि सेक्टर में वैल्यू है, जैसे मान लीजिए टाटा कम्युनिकेशन है, एग्जाम्पल है ये, मैं बोल नहीं रहा हूँ, एग्जाम्पल है। टाटा कम्युनिकेशन है से 1700 1750 रुपये की रेंज में भी वो कामकाज कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाइस पे मार्केट पहुंच गया उसके बावजूद भी, जबकि बाजार की तेज़ी से पहले भी वो 1700 साढ़े 1700 ही खड़ा था। सो वहाँ पे अभी तक उतना स्टीम नहीं आया है। सो इस टाइप का कुछ आपको कहीं स्टीम दिख रही हो, इस टाइप का कहीं भी कोई ऐसा नाम जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ वैल्यू मिल सकती है अभी, वहाँ आप जा सकते हो फिर भी कंपेरेटिवली। लेकिन ऑल टाइम हाइस पर रिस्क रहता ही हमेशा। सो थोड़ा नीचे मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी क्वालिटी यहाँ ऐड करना यहाँ ऐड कर लो। आईटीसी नहीं चला, अभी भी मार्केट कैप उसने नहीं अचीव करी 5 लाख करोड़ की, 6 लाख करोड़ की। सो आप उसको एक बार को फिर भी देख सकते हो। तो ऐसे टाइप में कुछ अच्छे नाम जहाँ पर इतनी मोमेंटम नहीं आया उनको गैदर कर सकते हो आप फिर भी एक बार को। ओके सर, डज इंडियन सर्विस सेक्टर लुक lucrative टू यू? इफ यस, कैन इंडियन होटल्स और अदर स्टॉक्स कैन बी एडेड इन द कोर पोर्टफोलियो? तो जैन साहब, इंडियन सर्विस इंडस्ट्री में बहुत कुछ डिपेंड करता है। इंडियन सर्विस इंडस्ट्री, अगर आप खाली टूरिज्म को मान रहे हो तो ये भी बता दूं कि इंडिया की टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल से भी आता है। आपको हैरानगी होगी जान के, लेकिन इंडिया की जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो अमंग द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो बाहर से बहुत हद तक टूरिस्ट आता है इंडिया में इलाज कराने को लेके। तो खाली आप इंडियन होटल ही नहीं, आप हॉस्पिटल भी उसमें ऐड कर सकते हो, वन प्लस आप एविएशन भी ऐड कर सकते हो।
बट अदरवाइज इंडियन होटल इज़ अ क्वालिटी स्टॉक। ये कोविड के बाद जो QIP और QIP के बाद जो चलना शुरू हुआ वो वैसे ही इसके लिए एक बढ़िया गोल्डन टाइम था, लेकिन इतनी बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है, वैल्यूएशन वाइज महंगा है। पार्ट वन, होटल स्पेस में और दूसरी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसके सपोर्टिव नंबर्स, मतलब नंबर सपोर्टिव हो, बारिंग ये और लेमन ट्री, इसलिए वो दोनों सबसे ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत हद तक ये स्टोरी सबने डिस्काउंट कर ली है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में ही, कि इंडिया का अगला डेस्टिनेशन होगा, बीट अयोध्या, बीट वाराणसी, बीट गोवा और वट, लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी को बाजार ने इन सब स्टॉक्स के थ्रू डिस्काउंट कर लिया है। तो किसी भी दिन किसी करेक्शन में आपको मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन आउटराइटली इसमें जाकर सिर्फ इसी ट्रिगर पे पोजीशन लेना अब एक बार को रिस्की हो सकता है। सो ज़रा ध्यान संभल के ही कोई कॉल लेना। स्टॉक में ख़राबी नहीं है, सेंटिमेंट और भाव थोड़ा तेज़ी का है इस समय, तो नीचे मिल जाए तो इज़ अ गुड डील। अदरवाइज वैसे पोर्टफोलियोज लाइक स्टॉक है इंडियन होटल। सर कैन UPL एंड आज़ाद इंजीनियरिंग एट दिस प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म? वसीम सर आज ही आज़ाद इंजीनियरिंग पे सुबह गाबा सर की एक राय भी थी, आप चाहो तो 10:30 के शो में सुन सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। उन्होंने तो शायद इसमें बने रहने की राय दी थी, कहा था कि टेक्निकल सेटअप में 800 का शायद स्टॉप लॉस, नहीं 600 कुछ का स्टॉप लॉस बोला था, वो आप वहाँ कंफर्म कर लेना। लेकिन नई IPO है तो अभी नंबर सपोर्टिव होते नहीं है इस केस में, सो अभी कुछ भी नहीं बोल सकता मैं फंडामेंटल पार्ट पर। अब रही बात दूसरे नाम की आपके UPL की, तो हाँ यहाँ पर वो 540 आपका स्टॉप रहता है, उसको आप लेकर अगर बने रहते हो तो बात अलग है, वो आपके लिए फिर भी वर्गो ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ ये इस क्वार्टर के नंबर क्रूशल हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर में बहुत बड़ा डिस्ट्रेस था जिसकी वजह से नंबर 2 स्टॉक टूटा था। अगर ये क्वार्टर के नंबर Q-on-Q बेसिस पे भी वीक आते हैं, YoY नहीं Q-on-Q बेसिस पे भी वीक आते हैं, तो ये डिस्ट्रेस और बढ़ सकता है। सो उम्मीद कम है वैसे आने की, लेकिन अगर आ जाता है तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रेस होगा कंपनी के लिए। सो उस पार्ट को आप देख लेना, लेकिन अदरवाइज सिचुएशन तो बॉटम आउट ही दिखा रही है। लॉन्ग टर्म व्यू फॉर जियो फाइनेंस, आज नंबर आ गए ना आज़ाद जी, कल आपने नंबर देख ही लिया, आज शेयर 5% नीचे आ भी गया। देखिए शेयर हाल फिलहाल में चला है 15%, क्योंकि रिलायंस चला है 7%, 7.5%। तो अब एक ही चीज़ मैं बार बार मेंशन करता आया हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास की 6.1% हिस्सेदारी है जियो फाइनेंशियल के पास। क्योंकि रिलायंस चलता है तो उस 6.1% हिस्सेदारी का स्टेक का वैल्यू भी बढ़ेगा, और वो वैल्यू बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है बाजार में उसके स्टॉक प्राइस रिएक्ट करेगा। 1,06,000 करोड़ रुपए के आसपास की उसकी वैल्यू थी एक महीना पहले, उस स्टेक की वैल्यू। अब उस स्टेक की वैल्यू 1,40,000 करोड़ हो गई। तो जो 1,34,000 करोड़ रुपए के आसपास का स्पाइक आया, वो 34,000 करोड़ रुपए जियो फाइनेंशियल के शेयर में भी आपने देखा। प्लस इसके खुद एंटिसिपेशन के अच्छे नंबर आएंगे, तो आज वो नंबर जब सबड्यूड आए, फ्लैट आए, तो बाजार ने उस पर रिएक्शन दे दिया और वही पैसा साफ किया जो स्टेक वैल्यू नहीं थी आज, इसलिए 6% ही टूटा, 15% नहीं टूटा, क्योंकि 8% रिलायंस चला, 6% और जोड़ दो, हो गया 14-15%, उतना ही जितना ये शेयर चला था। सो ओवर की ऊपर की जो स्ट्रीम थी वो निकल गई आज, तो एक आध कल परसेंट 1-2% और शायद गिरे अगर रिलायंस नहीं टूटता है तो ये शेयर वापस चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ खेल सारा रिलायंस के स्टेक की वैल्यू का है 1, और दूसरा इस कंपनी के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का है 2। अगर ये दोनों सपोर्टिव होंगे तभी ये शेयर चलेगा, कितना जाएगा नहीं पता, बट ये दोनों की वैल्यू के ऊपर सब कुछ डिटरमिन है। अगर कारोबार में भी केपेक्स चल रहा है, अभी एक्सपेंशन के नंबर में नहीं रिफ्लेक्शन हुआ है, तो केपेक्स होने में और नंबर में आने में अंतर है, जब नंबर में आ जाएगा तब ये शेयर भी रिएक्ट कर देगा। कहाँ गए इतने सारे सवाल सर? रेमंड पे जो फैमिली प्रॉब्लम का ओवरहैंग था उस पर कोई अपडेट है? ऑल्सो कैन वी एंटर नाउ इन स्नोमैन और वेट फॉर मोर करेक्शन? संदीप सर देखो, स्नोमैन के केस में ये आपके लिए नहीं सबके लिए, जो लोग स्नोमैन के सवाल पूछते हैं मुझसे, मैंने एक ही ट्रिगर इसमें आइडेंटिफाई किया था प्रमोटर की बाइंग, वो थी 55 से लेके 60 रुपये के बीच में। पहला लॉट 55 रुपये, दूसरा लॉट 60 रुपये, जो कि BSE के डिस्क्लोजर में खुद उन्होंने डाला हुआ है। अब उसी के इर्द गिर्द आप या तो उसको स्टॉप लॉस लेके एंटर कर जाओ, पहली चीज़, या वो एक आपके लिए ट्रिगर पॉइंट होगा कि जहाँ आपको मिले उतना उसके जितना पास खरीद पाओ, वो आपके लिए दूसरा ट्रिगर है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपका एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है कि भैया मैंने 70, 73, 74 जो भी रुपए चल रहा है वहाँ पे खरीदा थोड़ा बहुत, जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करता जा रहा हूँ, 60 रुपये तक मैं ऐड करूँगा, 55 मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये तीसरा तरीका है। सो आप इनमें से कोई भी तरीका ऐड कर सकते हो, बट ट्रिगर वही है कि 55 से 60 रुपये प्रमोटर ने माल खरीदा है। अगर प्रमोटर इन लेवल पर एंट्री कर सकता है तो अभी भी इसमें स्टीम बाकी है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कोई कॉल ले सकते हो। हाउस नेल्को Q3 रिजल्ट्स, होल्डिंग नोवामा फ्रॉम लास्ट 2 years इन लॉस, एग्जिट और लॉस? सर कोई भी नुवोको के केस में अनिल जी एक ही ट्रिगर है,
वो है इस कंपनी का एक्विजिशन कोई ना कोई कर ले। मेरे ख्याल से इस बार ही आप नुवोको के नंबर देख लेना, इस क्वार्टर के नंबर कैसे रहते हैं, कि इस क्वार्टर के नंबर में सिचुएशन थोड़ी सी पिकअप करनी चाहिए, कि लास्ट क्वार्टर के नंबर में पिकअप आया था। तो अगर वही कैरी करता है, क्योंकि ये क्वार्टर यूजुअली Q3 सीमेंट कंपनियों के लिए, पेंट कंपनियों के लिए अच्छा क्वार्टर होता है, तो अगर वो नंबर वैसे ही पिकअप करते हैं तो आपको शायद मिल जाए कुछ तेज़ी इसमें। लेकिन किसी भी नई IPO में भी जितने सवाल आ रहे हैं, डेटा पैटर्न और ये और वो, सबके सब में एक ही जवाब है कि जहाँ तक आपको 2-3 क्वार्टर, 6 क्वार्टर, 4 क्वार्टर ना दिख जाए, तब तक इनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। ये इतनी इस्टेब्लिश कंपनियाँ, मतलब आज किसी से एक तर्क चल रहा था सुबह ऑफिस में। एक तरफ थी वो कंपनियां जिनमें प्रमोटर नहीं है, जैसे कि इन्फोसिस, जैसे कि ICICI, जैसे कि ITC, इनमें प्रमोटर्स की पार्टिसिपेशन नहीं है, फंड्स के पास ज़्यादा तरफ आ। और दूसरी तरफ वही कंपनियां आती हैं पेटीएम एंड जोमेटो, जहाँ पर प्रमोटर नहीं है अगेन। तो तर्क इसलिए आप रख सकते हैं कि प्रमोटर दोनों में नहीं है, लेकिन तर्क का अंतर है कि दोनों डिकेड से चल के अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुकी हैं, और दूसरी तरफ भी डिकेड से अभी 1 साल 1.5 साल भी नहीं हुआ। यहाँ यूज़ करने का, इस बात को बोलने का यहाँ औचित्य ये है कि अभी थोड़ा समय देने दीजिए किसी भी नई कंपनी को। समय देने के बाद उसको हर तरह के सिनेरियो दिखेंगे, उसके बाद उसकी सिचुएशन क्लियर हो जाती है। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, तो अभी आने दिए हैं जो भी हाल फिलहाल के IPO हैं, 1 साल 1.5 साल पुराने, इन सब में भी क्वार्टरली नंबर आए नहीं हैं, 2-3 चीज़ें चल रही हैं। नुवोको तो फिर भी बेटर है, लेकिन रिसेंट वाले तो बहुत ही नए हैं। सो ज़रा उनको समय दीजिए, उसके बाद ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो पाएगी। अदानी पोर्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर एट CMP। मिश्रा साहब 5 साल, आप एक 4 क्वार्टर का नहीं बता सकता, 5 साल की क्या बात कर रहे हो आप? 5 साल पहले भी तो अदानी पोर्ट था, उसमें किसने क्या ही बेट कर लिया था। एक फैसला आया, एक रिपोर्ट आई, और उसके बाद सारे व्यूज़ चेंज हो गए अदानी को लेके। एनीवेज, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अभी इट्स अ गुड कंपनी। अदरवाइज आप अदानी समूह में कुछ ढूंढ रहे हो तो इट्स अ नाइस कंपनी, लेकिन टाइम फ्रेम आपका जो 5 साल है, 15 साल है, 50 साल है, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके क्वार्टरली बेसिस पे जो नंबर्स आते हैं उनके ऊपर। सो फार लास्ट क्वार्टर के Q3 के अपडेट आए थे, और बहुत अच्छे अपडेट आए थे कंपनी की तरफ से। सो अभी तो आप, अगर आप लेना चाहते हो ले भी सकते हो, बनाना चाहते हो बना सकते हो, बट स्टैगर वे में बाय करना, क्योंकि इस चीज़ को समझिए कंपनी के नंबर अगर अच्छे आते भी हैं और शेयर चला हुआ है ऑलरेडी, तो बाज़ार नीचे आएगा तो उसका नीचे भी आएगा। सो उसके लिए आप तैयार रहें। अगर आपकी एपेटाइट अलाउ करती है तो आप और ऐड कर लीजिएगा, नहीं करते हो तो आप मत करिएगा, वेट कर लीजिए नीचे आने का। ओके, कुछ सवाल ज़रा यूट्यूब के ज़रिए भी ले लेता हूँ। कहाँ गए वो सवाल? ये रहे। हाँ जी, शक्ति पंप, जेंसार एंड न्यूजन। न्यूजन के नंबर अच्छे हैं प्रधान साहब, आज सर्विसेज बिजनेस इनका काफ़ी अच्छा करके गया है, तो यहाँ तो आप बने रहो अभी। जेंसार के नंबर अवेटेड हैं, अच्छे आने चाहिए यहाँ पर भी, क्योंकि IT मिड कैप के नंबर ठीक होंगे। शक्ति पंप भी सो फार ऑर्डर अच्छे मिले इनको, तो तीनों कंपनियाँ वैसे तो बने रहने लायक ठीक हैं अगर आपके पास है तो, लेकिन तीनों में खरीदारी का आपका जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे अभी खरीदारी है। अगर आप ने नीचे के लेवल पे ख़रीदा है तो ऊपर थोड़ा सा कैपिटल एटलीस्ट अपना फ्री कर लेना, और अगर आपने हाल फिलहाल में लिया है तो आप बने रह सकते हो इनके साथ। शशांक शेखर साहब का सवाल है, डॉक्टर रेड्डी फ्यूचर आउटलुक, वांट टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 to 4 ईयर। मेरे ख्याल से शशांक जी आप बने रह सकते हो। 1, नीचे के लेवल पे ऐड कर सकते हो। 2, 3, अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो DVC एक और ऐसा नाम है जिसको आप इसके साथ ऐड कर सकते हो, क्योंकि इक्विटी फ्लोट छोटा है तो यहाँ रिस्क कम है। ये अल्ट्राटेक जैसा ही हाल है इसका भी, छोटी सी कंपनी, छोटी सी इक्विटी फ्लोट है, किसी फाइन डे सरक सरक के 7,000 पहुँच जाएगा, 6,700 तो पहुँच ही गया, 6,900 उसका FT2 X हाई है। आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले इसमें 10% का एक डिप आया था, तब ये शायद 6200-6100 की जोन में कहीं गया था, 6300 के आसपास, वहाँ से घूमा और वापस सरक सरक के पहुँच गया 68-69। ऐसे ही ये धीरे स्लोली एंड स्टेडली के दिन 10,000 पहुँच जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस कंपनी में इक्विटी फ्लोट है छोटा, नंबर है स्टेबल, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे चलता रहेगा। सो आराम आराम से आप इसे होल्ड कर सकते हो, इट्स अ क्वालिटी। अदरवाइज भी बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सम स्टॉक जिनकी अर्निंग सपोर्ट कर रही है और मार्केट अभी भाव नहीं दे रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। शिवांग सर देखो, एज ऑफ नाउ तो बाजार ने सब कुछ ही डिस्काउंट कर रखा है। मतलब आप ऐसे समझो कि पहले होता था FY23 की अर्निंग, FY24 की अर्निंग जिस पर रिपोर्ट आती थी, अब आती है FY27 की अर्निंग, FY28 की अर्निंग, यानी कि आज से 4-4 साल आगे की अर्निंग को भी डिस्काउंट कर दिया बाजार ने। सो इतनी बड़ी बड़ी अर्निंग को डिस्काउंट करके ऑलरेडी मार्केट बैठा है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। मेरे को जो समझ में आ रहा था वो एक ही नाम मैं बोल रहा हूँ, मैथन अलॉय, बार बार, कि जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी बुक वैल्यू एडजस्ट होनी बाकी है। रेयर या कम केसेस में ऐसा होता है कि स्टॉक बुक वैल्यू के नीचे होते हैं, फेयर कंपनीज जो होती हैं, ऐसा नहीं, मतलब बहुत सारी आड़ी टेढ़ी कंपनियां हैं जो बुक वैल्यू के नीचे हैं,
ज़्यादातर फिनेंशियल मार्केट की कंपनियाँ सारी बुक वैल्यू के नीचे होती हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की बहुत कम कंपनियाँ होती हैं जो कि बुक वैल्यू के नीचे मिलती हैं। और क्योंकि ये मुझे सही लग रही है कैश वाइज, सबसे बड़ी चीज़ कोई भी कंपनी जो डेट फ्री है वो आधी तो वैसी मजबूत हो गई ना, उसके ऊपर डेट नहीं है। कोई भी कंपनी इसमें डेट ना हो, डेट फ्री कंपनी हो, तो जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसको इंटरेस्ट कॉस्ट में देना नहीं है, तो उसका एक वो खर्चा तो वैसे ही बच गया। तो डेट फ्री ह्यूमन बीइंग एंड कंपनी बोथ आर इज़ ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर देन अ डेट बेस्ड कंपनी, और जिसके ऊपर ज़्यादा कर्ज है उसके सामने। सो ये पार्ट अगर ऑलरेडी एडेड है तो वैसे ही उसमें एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो मैथन में ये बेनिफिट है, डेट फ्री है, प्लस कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, प्लस इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ हैं, और पीएसयू में सारा इन्वेस्टमेंट है, सारे तमाम पीएसयू कंपनी में एचपीसीएल एंड ऑल में इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे जैसे पीएसयू चल रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू और बढ़नी चाहिए, वो बढ़ेगी तो नई बुक वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं क्या आती है एनुअल रिपोर्ट में। सो इसीलिए लग रहा है ठीक है, बाकी अब कब समय देगा बाजार, कब चलेगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन नाम ये ठीक लग रहा है। फंडामेंटल सोफार पढ़ने में सही लग रहा है। कुछ नया आप समझो इसके बारे में ज़रूर बताना। इसके अलावा बुक 50% प्रॉफिट इन टाटा कंज्यूमर एट 1150, नाउ कैन इन्वेस्टमेंट मेड इन आईटीसी और सजेस्ट एनी गुड वैल्यू बाइंग, थैंक्स अ लॉट। तो मेरे हिसाब से श्याम जी, इवन टाटा कंज्यूमर वाज अ गुड स्टॉक, अभी इसमें स्टीम बाकी है, बट हाँ अगेन आईटीसी में भी आप जा सकते हो, यहाँ पर भी आप ऐड करके रख सकते हो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, एंड दोनों ही कंपनियाँ इक्वली गुड है, इवन आईटीसी भी एंड टीसी टाटा कम्युनिकेशन या टाटा कंज्यूमर भी। सो दोनों में ही कोई हार्म नहीं है, आप बने रहना चाहते हो तो। रेस्ट वेट कर लो, जैसे आज एक छोटा सा डिप आया था बाजार में, ऐसे ही फॉल रिसेंटली शायद मिल जाए आगे चल के, जब फॉल मिलेंगे तो उसका इस्तेमाल कर लें कुछ ना कुछ ढूंढ के। एक लिस्ट आइडेंटिफाई कर लो अच्छे स्टॉक्स की, जहाँ जहाँ वो नीचे मिलते जाएँ वहाँ वहाँ पर ऐड करते जाना। सो फार ऐसे कम चले हुए स्टॉक्स में टाटा कम्युनिकेशन दिख रहा है, एचयूएल है जो ज़्यादा नहीं चला, इवन डाबर नहीं चला ज़्यादा, ये भी आप एक बार को नज़र रख सकते हो। फार्मा कुछ रेड्डी वगैरह भी नहीं चले ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत चले लेकिन बहुत नहीं चले, इनको देख सकते हो। जेके सीमेंट तो ऑलरेडी 4000 पहुंच गया, लेकिन इसमें स्टीम बाकी है भी बहुत। तो जेके सीमेंट को मतलब आप ये समझ लो, मुझे श्री सीमेंट का आधा लगता है वो हो जाना चाहिए। क्यों, क्या, कैसे, कब, ये नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है उसकी सिचुएशन देखिए कि उसमें बहुत स्टीम बाकी है। तो जेके सीमेंट आप देख सकते हो एक बार ही, नीचे कहीं मिले तो आप फर्दर ऐड करने एपेटाइट रखोगे, मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ। सो इस तरह से आपको स्टॉक के ऊपर नज़र रखना। कैन वी डू फ्रेश एंट्री इन जियो फाइनेंस एंड टाटा टेक एंड करंट लेवल? जसवंत सर, मतलब टाटा टेक एंड जियो फाइनेंस दोनों में ही बहुत ज़्यादा भी चर्चा नहीं हो रही है, सो इसलिए अभी थोड़ा अवॉइड कर दीजिए, कुछ समय के लिए अवॉइड कर दीजिए। आपको यही शेयर नीचे अगर मिल जाएंगे तो आपको फिर मौके मिल सकते हैं, स्पेशली टाटा टेक, क्योंकि अभी तो बिल्कुल शुरू ही हुआ है। तो अभी थोड़ा तो समय इसको बिताने दीजिए। जब एलआईसी जैसे हाथी को बिताना पड़ा इतना समय नीचे के लेवल पर, तो टाटा टेक भी बिता ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। तो थोड़ा समय दीजिए, क्या पता आपको नीचे के लेवल मिल जाए, एक क्वार्टर के नंबर या 2 क्वार्टर के नंबर के बीच में अपने आप बता देगा स्टॉक के समय आ गया उसका चलने का। अभी के लिए आप वेट एंड वॉच करिए, ज़्यादा बेटर है दोनों स्टॉक में। पतंजलि के नंबर तो कल आए थे Q3 के, इसमें चलना चाहिए सर, इसमें एक बड़ा ट्रिगर अवेट कर रहा है पतंजलि में, वो है इनका डीमर्जर एंड मर्जर, जो कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है। इस क्वार्टर के नंबर पर नज़र रखिएगा कहीं उसमें ना बोल जाए। सो इसलिए शायद ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी ज्योति लैब इज़ बहुत थिनली मार्जिन बेस्ड कंपनी है, दो कंपनी ठीक है, मैनेज अच्छा है, लेकिन फिर भी गोदरेज कंज्यूमर एंड टाटा कंज्यूमर वुड बी अ बिगर बेट एफएमसीजी में अगर आप जाना चाह रहे हो तो टाटा कंज्यूमर पे आप नज़र रखो इन केस। When Tata Communication will increase, all other shares are increasing. It is struck within a range. मौर्य साहब, यही एक चीज़ मेरे को सुनना चाहिए था, मतलब सुनना था कि कब आता है ऐसा सवाल, क्योंकि जितने ज़्यादा कंसर्न लोगों के अंदर बढ़ते हैं किसी स्टॉक को लेके, उतना ज़्यादा मतलब उसके चलने को लेके, उतना ज़्यादा उस स्टॉक की सिचुएशन मजबूत होती जाती है, और जितना ज़्यादा लोगों को तेज़ी दिखती है किसी एक स्टॉक में, उतनी उसकी तेज़ी को लेकर मुझे कंसर्न होना शुरू होता है। सो टाटा कम्युनिकेशन इट्स अ क्वालिटी एसेट, कब चलेगा मुझे नहीं पता, कितना चलेगा मुझे नहीं पता, क्या भाव आ जाएगा ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इट्स अ गुड एसेट। अगर आप लेना चाह रहे हैं, आपको अच्छा स्टॉक को ढूंढ रहे हैं और आपको रेंज में मिल रहा है, तो एक्यूमुलेट करने के लिए बेस्ट जोन यही होता है। रेस्ट आपकी चॉइस है। ब्रोकरेज हाउस के टारगेट 2400 रुपये के थे। सर्विस सेक्टर पे हम बातचीत कर चुके हैं, टाटा कंज्यूमर पे बातचीत कर चुके हैं। रिलैक्सो 880 होल्ड कर सकते हैं सर। नवनीत जी, रिलैक्सो के केस में ये क्वार्टर के नंबर देख लेना, क्योंकि इस क्वार्टर के नंबर मेरे ख्याल से थोड़े पिकअप करने चाहिए। इसकी और पेज इंडस्ट्री दोनों के बहुत डिस्ट्रेस टाइम देखा दोनों ने, तो मेरे ख्याल से एक क्वार्टर 2 क्वार्टर अब यहाँ से बेटर होने चाहिए।
सो क्वार्टरली परफॉर्मेंस, लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, रिलैक्स हो गए, ये क्वार्टर भी आ गया तो थोड़ा कन्विक्शन आ जाएगा कि नंबर सेटल हो गए हैं इसके। सो मेरे ख्याल से इस क्वार्टर के नंबर पे आप नज़र रखना। अदरवाइज देखते हैं फिर नंबर के बाद क्या कॉल लेनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए आप नंबर पे पहले नज़र रखना इस पर। I want to invest in ITC. At which price should a good invest? Good IT company to invest in long term. At what price? Other than TCS and Infosys. TCS Infosys के अलावा अगर आपको चाहिए तो L&T Infotech Mindtree, कल नंबर आ जाते हैं, नंबर वीक आते हैं, टूटता है तो एक मौका आपके लिए रहेगा जहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। और अदरवाइज इवन टेक महिंद्रा एक डार्क हॉर्स है, इस पर आप नज़र रखो, बड़ी तेज़ी दिखा सकता है मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट चेंज एक बड़ा ट्रिगर बना है और उस चेंज के बाद ये नंबर आ रहा है, तो इसलिए आज से आप ध्यान रखना है इसके ऊपर। और रही बात ITC में गुड प्राइस कुछ नहीं होता सर, ये सब क्वालिटी स्टॉक्स में ना गुड प्राइस नहीं होते, इनमें SIPs होती हैं, आज लेना शुरू करिए, फिर नीचे थोड़ा ले लिया, ऐसे लेते लेते रहिए, आराम आराम से एक्यूमुलेट करिए। गुड स्टॉक का कोई प्राइस नहीं होता, किसी डिस्ट्रेस में मिल जाए, किसी बुरे नंबर के बीच में तो बल्क डालिए। अभी ऐसा कोई डिस्ट्रेस था ही नहीं किसी में, रेड्डी में बीच में आया था ना 10%, किसी लार्ज कैप में 10-12% का फॉल, उसका इस्तेमाल करिए हमेशा ऐड करने के लिए। अदरवाइज छोटा छोटा SIP चल ही रहा है, क्या दिक्कत है उसमें, करते रहिए उसमें SIP। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अभी शाम को 5:30 बजे एक और शो होगा उसके अंदर भी, और CNBC आवाज़ के YouTube और Facebook पेज पे आप लगातार सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।